विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश आधुनिक भारत कर रहे हैं आज हम। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर ये सब काम आने वाला है। अगर आप एंशिएंट मिडिवल नहीं उस हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कृपया आप आधुनिक भारत को ढंग से पढ़ें। क्या करें? सबसे ज्यादा जो इतिहास का जो पोर्शन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा? आधुनिक भारत से पूछा जाएगा। तो मैं करा रहा हूं आपको मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय वाले चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका 3 मार्च 1707, ये डेट याद रखनी भाई। 3 मार्च 1707 औरंगजेब आलमगीर मारा गया, मर गया मतलब डेथ हो गई। अहमदनगर में मृत्यु हुई। औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु कहां पर हो गई? अहमदनगर में हो गई। और उसके बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग का पदार्पण हुआ, ठीक है, जिसे उत्तर मुगल काल या लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। हम जो आधुनिक शुरू कर रहे हैं वो लेटर मुगल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लेटर मुगल्स में क्या होता है भाई, आपको पता ही है कि अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट, आलमगीर बोला जाता है ना इसको, आलमगीर फर्स्ट। इसके थे भाई कुछ बच्चे, उनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहला जो बच्चा था वो मुअज्जम था, है ना। बच्चा क्या था, बूढ़े हो चुके थे बेचारे, पिताजी मरे नहीं, बेटे भी 60 को पार हो गए, है ना। मुअज्जम भी जो 60 को पार कर चुका था। तो मुअज्जम हो गया, आजम हो गया, एक अकबर सेकंड भी था, तीसरे नंबर का बेटा, उसको पहले निपटा चुका था औरंगजेब, है ना, जिसने विद्रोह कर दिया था। जो दक्षिण भारत भागा, औरंगजेब उसके पीछे 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 भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि अपने ननिहाल नहीं चला गया ईरान, और ईरान में जाके इसकी मृत्यु हो गई। इसके पिताजी ने इसको इतना भगाया, किसको? अकबर सेकंड को, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद, एक सुल्तान मोहम्मद होता है, एक काम बख्श होता है। तो जो अब 4 बच्चे बचे हुए हैं वो कौन कौन है? मुअज्जम, आजम, काम बख्श और सुल्तान मोहम्मद, ठीक है। उसमें जो अब राजा बनेगा वो बनेगा मुअज्जम। कौन बनेगा? मुअज्जम बनेगा। मुअज्जम जो बनेगा वो बनेगा शाह आलम फर्स्ट के नाम से। किसके नाम से? शाह आलम फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। और इसके और नाम क्या क्या होंगे? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठेगा। किसके नाम से? बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठेगा। और इसको जनता एक नाम देगी क्योंकि 60 पार कर चुका है, सठिया चुका है और विलासिता में डूब जाता है, ठीक है। मतलब औरंगजेब जैसी योग्यता नहीं होती इसके अंदर, तो इसलिए शाह ए बेखबर, क्योंकि शासकीय कार्यों से बेखबर होता है। ये कहता है भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब सपने पूरे करने हैं, ठीक है, शराब पीनी है, नाच गान देखना है, इसलिए मुझे शासकीय कार्यों में मुझे परेशान मत किया करो। इसलिए जनता ने क्या कहा? शाह ए बेखबर। किसको? मुअज्जम को। तो मुअज्जम ऑब्लिक शाह आलम फर्स्ट ऑब्लिक बहादुर शाह फर्स्ट ऑब्लिक शाह ए बेखबर। अच्छा, बहादुर शाह फर्स्ट इसको बोल रहे हैं। एक लास्ट रूलर, मुगल रूलर पढ़ेंगे हम, बहादुर शाह सेकंड, उसको बोलते हैं जफर। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो जफर उपनाम से कविताएं किया करता है। उसको आपको पता है 1857 के रिवोल्ट में भाग लेने के कारण उसको हुमायूं के मकबरे के पास कैद किया जाता है, उसके बेटों की हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार के लोग बताया जाता है कि लाल किले को वहां से भागकर पता नहीं कहाँ कहाँ शरण लेनी पड़ी, है ना, राज परिवार के लोगों को। और उसके बाद इसको भी रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इसकी जो कब्र है भारत में वो खाली है, जो मकबरा है वो खाली है, उसमें डेड बॉडी नहीं रखी हुई है क्योंकि इसको रंगून में ही दफना दिया गया था। लास्ट में कहा था, इसने मिट्टी लेके गया था यहाँ से, इसको पता था वापस तो आना नहीं है। इसने कहा था, जो बहादुर शाह जफर था, उसने कहा था कितना बदनसीब है जफर, तू दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुचाए यार में। अपनी वतन में, भूमि में 2 गज जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए, कहाँ दफनाया गया? तो चमन का प्यारा था, चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। क्या इज्जत उसको मिलती है जो विदेश जाता है, आप और हम लोगों को नहीं मिलती जो हम इसी देश में रहते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो जो विदेश में रहते हैं ना, लास्ट टाइम पर उन्हें याद आता है क्या? अपना देश, ठीक है, वतन याद आता है। चलो, तो हमें तो आपको पता ही है, नहीं चाहते हम माल किसी का, नहीं चाहते हम खेत हैं, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है गंगा जी की, है ना, हमने यहीं रहना है ना। तो भाई कौन कौन राजा बने वो बता देता हूँ। मुअज्जम फर्स्ट बना, उसके बाद दूसरे नंबर पे जहांदार शाह बना। कौन बना? सबसे पहले क्रम याद कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कीजिए। सबसे पहले क्या याद करना है कि सबसे पहले मुअज्जम बना, या मैंने नाम बता दिया उसके। दूसरे नंबर पे जहांदार शाह बना, जहांदार शाह, इसको जनता ने क्या कहा? लंपट मूर्ख कहा। तीसरे नंबर पर फर्रुखशियर बना, इसको क्या कहा? कायर, धूर्त कायर कहा। क्या कहा?
धूर्तकायर कहा। चौथे नंबर पे जो बना वो रफीउद्दर्जात बना। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे रफीउद्दौला बना। ये तो बैठे गद्दी से उतरे, क्योंकि इस समय तक सैयद ब्रदर्स आ चुके थे, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, नृप निर्माता जिनको बोलते हैं, किंग मेकर जिन्हें इतिहास में बोला जाता है। अब्दुल्ला ब्रदर्स ने कईयों को बिठाया, कईयों को उतारा, खा पी के मर गए ये लोग। कौन? रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। फिर छठे नंबर पर जाकर बनता है कौन भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बनता है? ये रंगीला तो है लेकिन ये चालाक है। ये सबसे पहले सैयद ब्रदर्स की हत्या करता है। ये कहता है कि यार अभी तक जितने भी ये उतार रहे चढ़ा रहे गद्दी पर, अगर लंबे समय तक शासन करना है तो सबसे पहले हत्या करनी पड़ेगी। किसकी? सैयद ब्रदर्स की। तो अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खां की हत्या कर देता है। कौन? और इसका बचपन का नाम है रोशन अख्तर। जो इनकी माँ ने नाम रखा था वो क्या था? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला नाम जो दिया वो किसने दिया? रंगीला था ना, तो जनता ने नाम दिया। ठीक है। और तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक भी यही है, मुगल शासक। तख्त ताउस मतलब जिस तख्त ताउस को शाहजहां ने बनवाया था, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जो मुगल बादशाहों का क्या था? बैठने की कुर्सी थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिंहासन था। उस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि इसके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। उसके बाद वो नादिर शाह अपने साथ ले गया तख्ते ताउस, कोहिनूर वहीनूर सब उठाकर। अब ये बेचारे फिर सामान्य चेयर में बैठे ये लोग। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद फिर बैठता है कौन भाई? अहमद शाह बैठता है। कौन बैठता है? अहमद शाह बैठता है। अच्छा, मोहम्मद शाह का फर्स्ट के बाद अहमद शाह जब राजकुमार होता है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके समय में अहमद शाह अब्दाली का कई आक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? और उस समय राजकुमार रहता है पहले अहमद शाह। तो बहुत अच्छा अहमद शाह नहीं है, क्योंकि जब ये राजा बनता है तो फिर ये इसके समय में किन्नरों का शासन हो जाता है। किनका? लेकिन जब ये राजकुमार होता है अहमद शाह अब्दाली को हराता है मनुपुर के युद्ध में। किस युद्ध में हराता है? मनुपुर, मच्छीवाड़ा के समीप मनुपुर के युद्ध में हराता है। पहली बार मैं बताऊं, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुर्रानी, जिसने इस देश की सबसे बड़ी शक्ति मराठा शक्ति को 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में हरा दिया हो, मराठा शक्ति को क्या कर दिया हो गया? छिन्न भिन्न कर दिया हो। उस अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह हरा रहा है राजकुमार रहते हुए। क्या रहते हुए? दो तीन मतलब आक्रमण, 4 आक्रमण करता है वो, पहले 4-5 आक्रमण करता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली। लेकिन फिर ये अब राजा बनता है, लोगों को लगता है कि यार ये तो दमदार आदमी है, इसने तो अहमद शाह अब्दाली को हरा रखा। लेकिन इसके समय में किन्नरों का शासन लग जाता है। अहमद शाह के बाद बैठता है भाई आलमगीर सेकंड। आलमगीर फर्स्ट तो हो गया औरंगजेब, अब इसका नाम रखते हैं आलमगीर सेकंड। पर नाम रखने से थोड़े होते हैं, वैसे तो बोला जाता है यथो नामा तथो गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं गुण। आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठता है, कुछ नहीं होता भाई इसके समय में भी, है ना। उसके बाद फिर कौन बैठता है 9वें नंबर पे? शाह आलम सेकंड बैठता है। अब ये पता ही है आपको, शाह आलम सेकंड, ये वही शाह आलम 10वें नंबर का शासक है। ये वही शाह आलम सेकंड है। कौन सा? बक्सर के युद्ध में 1764 में। एक तरफ एक अंग्रेज हेक्टर मुनरो और उसकी सेना, और एक तरफ 3 महाशक्तियां भारत की। कौन? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इन तीनों को पराजित कर देता है कौन? हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध में। और जो कि अंग्रेजों की वास्तविक विजय थी, क्योंकि प्लासी क्या था? एक षड्यंत्र था। लेकिन बक्सर एक युद्ध था जो कि अपनी सैनिक योग्यता के दम पर क्या किया गया था? लड़ा गया था और जीता गया था। और भारत की 3 महान शक्तियों को, बड़ी शक्तियों को क्या कर दिया था उन्होंने? हरा दिया था। समझ में आ गया था बक्सर के बाद, भैया अब इस देश पर किसका शासन रहेगा? अंग्रेजों का शासन रहेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो भाई शाह आलम सेकंड के बाद फिर कौन बैठता है गद्दी पर? अकबर सेकंड बैठता है। ये अकबर सेकंड वही है, पेंशन भोगी है, पेंशन कम हो जाती है। तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन होते हैं? राम मोहन राय होते हैं। उस समय राजा की उपाधि देता है, क्योंकि भाई क्राउन से मिलने जाना है, इंग्लैंड में जाना है। कहाँ जाना है? इंग्लैंड में जाना है, बात करनी, भैया पेंशन बढ़ा दो मुगल सम्राट की। मुगल सम्राट नाम मात्र के हैं, लेकिन पेंशन बढ़ानी है। तो पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजता है। राजा राम मोहन राय वहां जाते हैं। ठीक है, राजा की उपाधि दी जाती है, क्योंकि राजा के साथ कौन बात करेगा भाई, कम से कम उपाधि तो राजा रखो। तो राजा राम मोहन राय जाते हैं, लेकिन बातचीत करते हैं, ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर? आज भी राजा राम मोहन राय की जो स्मारक है, यानी मृत्यु का स्मारक है, वो कहां पर है? ब्रिस्टल में है।
कहाँ पर है? ब्रिस्टल शहर जो है इंग्लैंड में, इंग्लैंड कह रहा मैं, यूके में, वो एवन नदी के तट पर है। इस पे है, सुना है आपने एवन? बार्ड ऑफ एवन सुना है? किसे कहा जाता है? बार्ड मतलब जिसके सर पे बाल नहीं होते, गंजा। बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है। शेक्सपियर भी यहीं का था। कहाँ का? एवन नदी है, ब्रिस्टल का। बार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है? आंसर शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर, है ना। ड्रामा पढ़े होंगे आपने, कालिदास तो पढ़ोगे नहीं, है ना, लेकिन शेक्सपियर पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई कौन बना भाई फिर? अकबर सेकंड बना। उसके फिर बाद कौन बना? बहादुर शाह जफर। जफर उपनाम से कविताएं किया करता था। इसको बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। बात में आपको पता ही है कि अंतिम मुगल सम्राट का जो मृत्यु हुई वो रंगून में हुई, वहीं पर दफना दिया गया। इसकी कब्र खाली है आज भी, ठीक है। भारत में जो मकबरा बना होगा वो खाली है। क्लियर हो गया? तो ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? अब मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालती है। क्या करती है? औरंगजेब मरा और आधुनिक भारत शुरू। ठीक है, अलग अलग विद्वान अलग अलग समय से मानते हैं, पर जो इतिहास की पुस्तकें हैं उसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत को शुरू कर दिया गया, एक लकीर खींच दी गई है यहाँ पर। ठीक है जी। मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की तड़क भड़क, अमीर उमराओं की साज सज्जा ऐश्वर्य, व्यापारियों की धन संपत्ति, विकसित हस्तकलाएं, ताजमहल जैसी भव्य इमारतों के कारण भारत ने विश्व को चकाचौंध कर दिया था, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतिहासकारों में मुगल सम्राट के पतन के कारणों को लेकर विवाद है। पतन के कारणों के बारे में इतिहासकार दो गुटों में बटे हुए। इसमें दो गुटों में बटे हुए हैं। ये मेंस में लिखा जाता है ऐसा ऐसा। एक गुट, अब एक गुट में कौन कौन आते हैं भाई? यदुनाथ सरकार आते हैं, कुछ लोगों ने जदुनाथ सरकार बोलते हैं, बट यदुनाथ सरकार के साथ साथ एसआर शर्मा आते हैं, लिवरपूल आते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि औरंगजेब अपनी नीतियों, कौन कौन सी? औरंगजेब की जो गलत नीतियां थी वो धार्मिक नीति थी। एक तो कट्टर था, है ना, हिंदुओं के प्रति बड़ा कट्टर था। दूसरा राजपूत नीति, राजपूतों का दमन करने की सोची इसने। तीसरी दक्कन, दक्कन की नीति। दक्कन जो था वो औरंगजेब के लिए जिस प्रकार स्पेन फोड़ा बना किसके लिए? नेपोलियन के लिए, वैसे ही दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब का भी नाश कर दिया। तो उसकी तीनों नीतियां, औरंगजेब की धार्मिक, राजपूत और दक्कन नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ये कौन बोलते हैं? जदुनाथ सरकार बोलते हैं, लिवरपूल बोलते हैं, एसआर शर्मा जी बोलते हैं। दूसरा गुट है सतीश चंद्र जी का, इतिहासकार हैं, इरफान हबीब का। किसका? इरफान हबीब, अतहर अली का और शिरीन मुसवी का। ये सब इतिहासकार हैं बड़े, जिन्होंने मध्यकाल के बारे में लिखा है, आधुनिक के बारे में लिखा है। इन्होंने कहा कि मुगल साम्राज्य के पतन की को व्यापक संदर्भ में देखते हुए इसके बीज को बाबर के शासनकाल में ढूंढ लिया है। कहा? इन्होंने बाबर के शासनकाल से पतन शुरू हो गया था मुगल साम्राज्य। अरे यार, ये तो बात सही है। जन्म लेते ही तो मृत्यु के कारण स्टार्ट हो जाते हैं, है ना भाई। जिसने जन्म लिया वो मृत्यु होगी उसकी एक दिन। तो आप जन्म के समय में मृत्यु के कारण ढूंढ रहे हो कि नहीं जी इसने यहाँ जन्म लिया, इस जलवायु में लिया, इसलिए ये मरा। ऐसा नहीं। तो चलो फिर भी मान लेते हैं इतिहासकार हैं, तो बीज बाबर के शासन काल में ढूंढ लिए हैं। इन इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। तो क्या बोला है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब ये मेंस का क्वेश्चन होता है भैया, मेंस के हिसाब से तैयार कर लो इसको। बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता पीसीएस में। कितना? कभी कभी तो 20 शब्दों में पूछता है। कितने में? बड़ा आश्चर्य हो जाता है यार। सबसे कठिन काम यही तो है कि हम जानते इतना है और देना इतना है। कैसे दें भाई, कैसे लिखें? वही, उसी को मेंस कहते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कभी 20 शब्दों में, कभी 50 शब्दों में, कभी 125 शब्दों में, 250 शब्दों में, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो चलो माना मैंने 250 शब्दों में लिखना है, तो क्या लिखेंगे भाई? औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन का नष्ट किया था। धन भी खर्च किया, जन भी नष्ट हुए, कई लोग मारे गए दक्कन के अभियानों में, है ना। ये गलती कर दी। जिसने भी दक्कन को क्या किया? कैप्चर करने की कोशिश की, वो बर्बाद हुआ। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे वो औरंगजेब हो। हाँ, अशोक के समय की बात अलग थी। सम्राट अशोक के समय का जमाना अलग था। बिफोर क्राइस्ट का शासक था वो अशोक महान। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात अलग थी। उसकी नीतियां जब हम पढ़ते हैं तो वहां से पता चलता है कि यार औरंगजेब ने ये गलती कर दी।
क्योंकि जब समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं हम, वो भी काफी बड़े साम्राज्य पर शासन करता है, दक्कन के अभियान भी करता है, दक्षिण के 12 राजाओं को भी हराता है वो तो। लेकिन वो ग्रहण मोक्षानुग्रह, बहुत सारी नीतियां हैं उसकी, क्या है, उसने उनको जीता, उनको टैक्स देने के लिए विवश किया। उन्होंने कहा कि तुम ही राज करो, बस टैक्स देते रहना गुप्त साम्राज्य को। क्या करना? गुप्त साम्राज्य को टैक्स देते रहना, जब तक टैक्स दोगे तब तक तुम राज करोगे। जिस दिन तुमने टैक्स देना बंद किया, उस दिन समुद्रगुप्त का क्या आक्रमण झेलोगे। क्या झेलोगे? और समुद्रगुप्त छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। हालांकि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है उसे, लेकिन नेपोलियन वाटरलू के फील्ड में हार गया था। इसमें वाटरलू के फील्ड में हार गया था नेपोलियन, बंदी बनाया गया उसे अटलांटिक ओशन में, सेंट हेलेना में। अजासियो नामक एक द्वीप पर पैदा हुआ और सेंट हेलेना नामक एक द्वीप पर उसकी मृत्यु हुई। किसकी? नेपोलियन की। लेकिन समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 जीते। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है, अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख करता है, चंपू शैली में। किस शैली में? चंपू शैली में लिखता है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो इलाहाबाद में आपको एक स्तंभ मिलेगा अशोक का, उस पर 4 लोगों के लेख मिलेंगे। सबसे ऊपर अशोक ने लिखा हुआ, उसके बाद उसकी पत्नी कारुवकी ने लिखा हुआ, कारुवकी, ठीक है, कहीं पर कारुवकी, कहीं पर चारुवकी ने लिखा हुआ, रानी का विलेख भी बोलते हैं इसको। उसके बाद उस पर हरिसेन ने अपने राजा की 100 विजयों का उल्लेख कर रखा प्रयाग प्रशस्ति में। बाद में उस पर थोड़ा बहुत जहांगीर ने भी लिखा। 4 लोगों ने लिखा हुआ है। समझ में आया? उसी को बोलते हैं, उस स्तंभ को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति वो छोटा सा पार्ट है जो हरिसेन ने लिखा हुआ है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखे गए शब्द, प्रशंसा में। ठीक है जी। तो औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, और जो उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं देगा उसका साम्राज्य अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्लियर हो गया? दूसरा, औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। उसने उन राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। यह ध्यान रखना कि अकबर चालाक था काफी, उसको पता था कि भारत में एक ऐसी जनजाति है जो एक बार वचन दे देगी तो क्या सर कटा देगी, लेकिन अपने वचन से क्या नहीं होगी, विमुख नहीं होगी, मतलब वचन निभाएगी, चाहे मरते मरते निभाए। ठीक है। उसकी समझ में आ गया था भाई। तो अकबर की राजपूत नीति आप पढ़ते हो, उसने राजपूतों को बड़े बड़े मनसब दिए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, है ना। और आपको तो पता ही है राजपूतों में मतलब जवाई मतलब ईश्वर, वहां तो सवाल ही नहीं होता कोई उस पर, अकबर पर क्या हाथ भी उठा देता। अकबर के जो खुद संबंधी थे वो बड़े खतरनाक थे, मिर्जा लोग। बाबर की जो उपाधि थी वो मिर्जा थी, बाद में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। मिर्जा लोग वैसे ही चिड़े मतलब नहीं होता फूफा, क्या क्या होता है, अरे शादियों में नहीं होते, हाँ, तो नाराज होने वाले जो लोग, तो ऐसे मिर्जा भी नाराज हो गए कि यार अकबर राजा बन गया और हमें मतलब वो विशेषाधिकार मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? विद्रोह होते हैं, मिर्जाओं के विद्रोह अलग अलग समय में देखते हैं, है ना। तो अगर राजपूत साथ न देते अकबर का तो मिर्जा ही निपटा देते अकबर को। कौन निपटा देते? वो तो एक तो बैरम खां था, उसने बचा के रखा। बाद में महामनगा कौन सा इतनी वो थी उसकी, क्या दाएमा थी, लेकिन महामनगा तो अपना हित देख रही थी ना, अपनी बेटी जीजी अनगा का हित देख रही थी, अपने पति शमसुद्दीन अदगा खां का हित देख रही थी, अपने बेटे अदम खां का हित देख रही थी। वो तो अकबर थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, इसलिए अकबर ने सबको निपटा दिया। क्या कर दिया? उसने कहा ठीक है दाएमा, तुम्हें छोड़ देता हूं, तुमने मुझे बड़ा किया, पर तुम्हारे पति को मृत्युदंड दूंगा, तुम्हारे बेटे को भी मृत्युदंड दूंगा। जीजी अनगा जो भी है सब, है ना, पुत्र वियोग, भातृ वियोग, पति वियोग वे सब क्या हो गए, निपट गए। सब बना अकबर के। लेकिन अकबर के साम्राज्य को इतना बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान किसका? राजपूतों का। औरंगजेब ने भी राजपूतों का सहयोग लिया। जब शिवाजी को नहीं हरा पाया, छत्रपति शिवाजी को, तब जय सिंह को भेजा उसने। किसको भेजा? पहले अपने मामा को भेजा। किसको? भाई बीजापुर वाले ने अफजल खां को भेजा, वो 7 फुट के आदमी को कि कुचल वो मसल देना कि छत्रपति शिवाजी को। शिवाजी ने बगनक से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा, मामा जी की शाइस्ता खां की उंगली काट दिया छत्रपति शिवाजी ने रात को। क्या कर दिया? छत्रपति शिवाजी ने अंगूठा काट दिया उसका।
मामा रोते हुए गया औरंगजेब के पास जी, मैं तो मार दिया जी रात को, मैं तो सो रखा था। उन्होंने कहा मामा जी आपके बस का नहीं है, आप जाओ बंगाल, बंगाल संभालो, आप क्या संभालो, है ना, मराठों को संभालना आपके बस की बात नहीं है। तो भाई राजपूत रणबांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी जिन्होंने मुगल साम्राज्य को, वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही तो लिखना है यार, कहानी तो है, क्यों डर रहे हो। चलो अगला तीसरा, मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी शासक निर्माता की छवि भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के लिए जिम्मेदार है। एक उमरा वर्ग था जो बीच बीच में हर एक जगह पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए राजा को क्या कुछ सलाह देकर, गलत सलाह देकर, कान भरकर, इस्लाम के कुछ नियमों को लाकर क्या करते रहते थे, क्या करते रहते थे, भड़काते रहते थे, कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करते रहते थे। तो उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्या बना? जब आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे तो छोटा छोटा बनाना है आपने, क्या बनाना है, तो खाली इतना ही लिखना है आपने फ्लो चार्ट में, उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव। क्या विशाल मुगल, चौथा कारण भाई, विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव, एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। मैंने आपको बताया भी यार, जो हिंदुओं में जो नियम है वो साफ साफ लिखा गया है कि राजा के चाहे हो 100 पुत्र, पर बड़ा पुत्र ही बनेगा, सुयोधन ही राजा बनेगा, है ना, बाकी 99 साथ देंगे। किसका? बड़े वाले का। किसका? और अगर उधर 5 हैं तो बड़ा वाला ही बनेगा। कौन? धर्मराज, युधिष्ठिर बनेगा। भले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो, भले ही पूरे महाभारत के युद्ध को किसने जीता हो, अर्जुन ने, लेकिन पूरा जीतने के बाद राजा कौन बनेगा? धर्मराज, युधिष्ठिर बनेंगे। और क्या नाम है, अर्जुन ये नहीं बोलेगा कि महाभारत का युद्ध तो मैंने जीता, मैं बनूंगा जी, योग्यता तो मेरे अंदर है ना। समझ में आया? कौन बनेगा? ऐसे रामायण में भी देखा होगा आप, 4 भाई हैं पर बनेंगे राम, है ना। और राम जब जाएंगे, भगवान राम कहाँ वनवास पे जाएंगे 14 वर्ष के, तो भरत बैठेगा लेकिन नीचे गद्दी पर नहीं बैठेगा, खड़ा हो रखेगा। क्या रखेगा? अब इस्लाम में तो आपका पता है कि उत्तराधिकार का कोई नियम होता नहीं है, तो नहीं होता है तो भाई एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव। समझ में आ रहा है? इतना मत लिखना कहीं आप सारे एग्जाम्पल दे रहे हो, महाभारत रामायण, ये नहीं देने, इतना ही लिखना है बस। कॉपी चेक करने वाले को पता चल गया कि एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। अगला कारण भाई, औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति। अकबर ने राजपूतों पर तिलक लगाया, झरों का दर्शन दिया, तुला दान करवाया, दरबार में हर समय अग्नि प्रज्वलित रही, क्योंकि वो पारसी धर्म से प्रभावित था, लेकिन सबसे ज्यादा वो हिंदू धर्म से प्रभावित था। ठीक है, अब था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन उसने बताया कि मैं हिंदू धर्म से प्रभावित हूँ। अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए उसने जो महल बनाया वो हिंदू शैली में बनाया, साथ में उनको पूजा करने की क्या दी, छूट दी। औरंगजेब ने उलट कर दिया। औरंगजेब ने क्या किया, धार्मिक असहिष्णुता की नीति को, भारत में अधिकतर जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है, क्या है, क्योंकि क्या नहीं दे पाए, जजिया नहीं दे पाए। जो गरीब लोग थे वो जजिया नहीं दे पाए, जजिया नहीं दे पाए तो बोला गया भैया तो जजिया दो या इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पूरे परिवार के साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो ये असहिष्णुता होती है, इंटॉलरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नीति ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। धर्मनिरपेक्ष तो ये भी नहीं थे वैसे, लेकिन कुछ अवसरों पर इतिहास ऐसा करके बताता है कि धर्मनिरपेक्ष थे। हालांकि अकबर ने भी कई हजार राजपूतों की हत्या की थी, युद्ध जब हुए थे शुरू में, ठीक है। बाबर ने तो 80,000 राजपूत मारे थे खानवा में। तो सहिष्णु तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाबर समझ गया था, शायद हुमायूं को समझाया, हुमायूं ने अकबर को समझाया होगा, भैया यहाँ पर अगर आप ढंग से रहेंगे तो क्या होगा, सम्मान मिलेगा, है ना, और आपका शासन क्या रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। इसको नहीं समझा पाए, किसको, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय की धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने पुनः जजिया लगा दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दे दी, परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच गया। क्लियर हो गया? मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह का आक्रमण, भाई नादिर शाह का आक्रमण किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, है ना, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। यूरोपीय कंपनियों का आगमन,
यूरोपीय आ गए यार, पुर्तगाली आ गए सबसे पहले व्यापारी शक्ति के रूप में, जो विदेशी व्यापारिक शक्ति के रूप में आए, पुर्तगाली आए। पहले पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया, चुपके चुपके व्यापार करना पुर्तगालियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। उन्होंने सोचा किसी को बताएंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अरे भैया और भी थे, है ना, डेनिस थे डेनमार्क के, फ्रांसीसी थे फ्रांस के, और कौन, पोलैंड के, नीदरलैंड के, कौन, डच थे। सबको पता चला, सब चल पड़े कहाँ, भारत के लिए। सोने की चिड़िया था भारत, क्या था। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्लियर हो गया। ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका मेंस का। इसको बार बार सुने और बिना देखे लिखें। क्या करें, बिना देखे लिखें। जिस प्रकार बिना दवा खाए आपका रोग सही नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक आप बिना देखे नहीं लिखते हैं तब तक आप मेंस नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते? हाँ, सीधी बात, नो बकवास। चलो, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया। कितने? 8। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बीच वालों को नहीं ले रहे, वो रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, इनको मतलब ये ऐसे ही थे बस। पंजाबी में बोले तो एम ही थे। कैसे? हाँ, ठीक है। तो चढ़े, किसी को टीबी हो गई, कोई शराब पी के मर गया, तो क्या लेना उनको, राजा थे वो, कोई कुछ भी नहीं। चलो, तो भाई औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। वैसे तो वॉर ऑफ सक्सेशन जो बोलते हैं वो शाहजहां के पुत्रों को बोलते हैं, जो उनके बीच में लड़ाई होती है, बट इसको भी उत्तराधिकार का युद्ध बोल सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराधिकार का युद्ध कभी क्वेश्चन आया तो आपने बोला शाहजहां के पुत्रों में, है ना। अब लड़े भाई ये सब। बताया जाता है कि औरंगजेब मर गया, औरंगजेब की डेड बॉडी को, मतलब खराब हो गई थी डेड बॉडी, उठाने वाले नहीं थे, कंधा देने वाले इंतजार करते रहे, बेटे आएंगे, बेटे वहां अपना क्या दिल्ली के तख्त पर और आगरा जीतने में मशरूक रहे, है ना। ऐसा भी होता है भाई। इसलिए ज्यादा क्या, हाँ जी, अपरिग्रह, क्या संचय नहीं करना है ज्यादा। जितना ज्यादा संचय करोगे उतनी क्या होगी, दिक्कत होगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श, है ना, और एक और था मोहम्मद, उसके बीच में क्या हुआ, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी उसके पुत्र, कौन, शहजादा अकबर पहले ही मारा जा चुका था। मारा क्या जा चुका था, मार दिया गया था यार। इतना भगाया इस लड़के को किसने, पापा ने, औरंगजेब ने, कि बेचारा अपने नैनीहाल में जाके क्या हो गया, मर गया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। यहां से क्वेश्चन आता है। क्या आता है? जब औरंगजेब मरा 1707 में, कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। जिसमें मुअज्जम कहाँ था? काबुल में। मुअज्जम कहाँ था? काबुल, अफगानिस्तान में पड़ता है। आजम कहाँ था? आपका गुजरात में था। और कामबख्श कहाँ था? बीजापुर का सूबेदार था। कामबख्श कहाँ था? बीजापुर का सूबेदार था। 18 जून 1707 को जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को परास्त करके मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार पता चल गया कि अब जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन बैठेगा। तो जजाऊ या जाजो का युद्ध, जाजो या जजाऊ के युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मुअज्जम ने आजम को पराजित किया। काबुल वाले मुअज्जम ने गुजरात वाले आजम को पराजित कर दिया, है ना। ठीक है। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि लेकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहादुर शाह फर्स्ट भाई 1707 से 1712, खाली 5 साल रहे, 7 5 12, है ना। शालम फर्स्ट भी है, इसको बोलते हैं, शाहे बेखबर भी बोलते हैं। 65 साल की अवस्था में राजा बना, 65 साल। 60 साल तो रिटायरमेंट की एज होती है ना। ही वॉज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। इसलिए नहीं, मैं अपने सपने क्या करूंगा, पूरे करूंगा 65 साल में। चलो, बहादुर शाह अपनी शांति प्रिय नीति और मिलनसार स्वभाव के कारण शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त किया। इसका असली नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। ये समझ गया था पापा ने गलती कर दी, मराठों और राजपूतों से दुश्मनी लेकर। तो इसने क्या किया, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1683 में इसने संभाजी के पुत्र छत्रपति साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। इसने इसलिए किया ताकि ये अपनी चाची के साथ लड़ाई लड़े। कौन? छत्रपति साहू और ताराबाई जो थी वीरांगना, मराठा वीरांगना, जिसने औरंगजेब को टक्कर दी थी। इन दोनों के बीच में गृह युद्ध हो जाए, मतलब आपसी कलह हो जाए और मराठों की शक्ति क्या हो जाए, थोड़ा दब जाए। लेकिन क्या हुआ कि साहू बन गया फिर छत्रपति। कौन बन गया? शाहू। और ताराबाई क्या हो गई, पराजित हो गई, है ना।
वैसे अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वीरांगना ताराबाई ने इतना औरंगजेब से टक्कर ली थी कायदे से, उसके पुत्र को बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? ये मेरा राय है, बाकी तो क्या बोल सकते। चलो 1707 में छोड़ा था भाई, 1707 में छोड़ा था, 1683 नहीं, 1707 में संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया। अब बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। ये समझ गया कि हिंदुओं को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है, जजिया कर को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। बंदा बहादुर सच्चा बादशाह, बंदा बहादुर। देखो जो 10 सिख गुरु जब तक रहे ना, तो सिख जो थे वो एक मतलब बंधे रहे सूत्र में। उसके बाद क्या हुआ कि 10वें सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उसके बाद जो सैन्य वो थे वो थोड़ा क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। जो सैन्य संगठन था सिखों का, बंदा बहादुर ने फिर इकट्ठे किए सब क्या। और फिर बाद में देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह। कौन? थैंक यू बोलना है आपने, जितनी बार महाराजा रणजीत सिंह का नाम आएगा उतनी बार आपने उन्हें धन्यवाद करना है। क्या करना है? तो बंदा बहादुर, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। भाई बंदा बहादुर ने, बंदा बहादुर से पूर्व सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को संतुष्ट करने के लिए बादशाह ने गुरु के सम्मान में खिल्लत और उच्च मनसब प्रदान किया था। 10वें सिख गुरु जो थे हमारे, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। उनको मनसब दिया था, खिल्लत दी थी। खिल्लत मतलब माना था कि हाँ, खिल्लत मतलब एक पत्र होता है, अधिकार पत्र, कि हाँ जी हम आपको उसको वर्चस्व को मानते हैं, ठीक है, दैट इज खिल्लत। वैसे खिल्लत कौन देते हैं? खलीफा देते हैं। किसको देते हैं? मुस्लिम राजाओं को देते हैं। क्या देते हैं? उसमें बोलते हैं कि भाई खलीफा ने बोल दिया कि हिंदुस्तान का राजा ये है, तो अब सारी दुनिया के मुसलमान भी मानेंगे कि हाँ हिंदुस्तान का राजा ये है। लेकिन कई बार ये देखा गया कि खिल्लत मिलने के बाद भी दो मुस्लिम राजा आपस में क्या हुए? लड़े। किसके लिए? गद्दी के, ठीक है, जबकि खलीफा ने बोल दिया था भाई। चलो, सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, इसके बाद के सब क्या है? बेकार हैं। तो सिडनी ओवन लिखते हैं कि भाई बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन, मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। यार जिन्होंने लाल किले के ऊपर चांदी लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, वो निकाल कर शराब पी ली हो, नाच गान देख लिया हो, तो उन्हें तुच्छ ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बताया जाता है कि पहले चांदी लगा हुआ था किस पर? लाल किले पर ऊपर तो छत होती, जैसे पीओपी कराते हो आप आज, उस जमाने में चांदी लगा हुआ था। चलो, इतिहासकार खाफी खान ने कहा है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसको शाह बेखबर कहते थे। खाफी खान ने बताया है कि दिल्ली की जनता या भारत की जनता इसको बहादुर शाह फर्स्ट को क्या बोलती थी? शाह बेखबर बोलती थी। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह अगला मुगल बादशाह बना। कौन बना? जहांदार शाह। मुअज्जम का बेटा था ये, है ना? हाँ जी, मुअज्जम का बेटा था, ट्री पड़ी है ना उसका। जहांदार शाह एक ही साल रहा, 1712 से 1713। लंपट मूर्ख बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के साथ एक योग्य बेटे जहांदार शाह ने अपने भाई अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। यहाँ तो हत्या करके ही मिलता है सिंहासन, ठीक है। तो अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह की हत्या करनी पड़ी भाई, तब जाके मुगल सिंहासन मिला। और क्या मिला? 1 साल के लिए? बताओ यार, 3 भाई मार दिए। तो ये जमीन जायदाद के झगड़े अच्छे नहीं होते भाई, अगर हैं तो उन्हें निपटा दो जल्दी से, कुछ नहीं जाना है साथ में। हाँ, ठीक है। और जितने भी ये एक दूसरे से नाराज हैं लोग, नाराजगी बहुत लंबी नहीं चलनी है, यहीं रह जानी है, इसलिए बोल रहा हूं। चलो, जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार खां की सहायता ली, जिसे कालांतर में बादशाह ने वजीर का सर्वोच्च पद दिया। देखो अभी वो नहीं आए, कौन? सैयद ब्रदर्स नहीं आए, अभी है जुल्फिकार खां। कौन है? जुल्फिकार खां अगर जहांदार शाह को राजा बनाएगा तो राजा उसके बाद उसको क्या बनाएगा? वजीर बनाएगा। ये तो आप देखते ही हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति को कुछ बनाता है तो जो बनाता है तो उस व्यक्ति को उच्च पद दिया जाता है ना? नहीं दिया जाता? हाँ।
तो जहांदार शाह किसकी सहायता से बना? आंसर जुल्फिकार खां की सहायता। अब इसके बाद ना तीसरे राजा से शुरू हो जाएंगे अब्दुल्ला ब्रदर्स। कौन? सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां नृप निर्माता। ठीक है, ठीक है भाई। जहांदार शाह ने के शासनकाल के बारे में खाफी खां ने लिखा है, खाफी खां इतिहासकार है, उसने लिखा है कि नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकियों और नाट्यकर्मियों के समस्त वर्ग के लिए बहुत अनुकूल थी। जिसको भी गाना आता था, नाचना आता था, जिसको भी शराब पिलानी आती थी, बनानी आती थी, उनके लिए बड़ा अनुकूल क्या था? समय था भाई, है ना। महाराज आज ये वाली मदिरा बनाई है मैंने, समझ लो। फिर असरफियां लुटाई जाती थी। राजा थे ना, कब अपने गले से मोतियों की माला निकाल कर दे देंगे और कब किसी की गर्दन काट देंगे कुछ पता नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? मनार्की, राजतंत्र। इसी से बाहर निकलने के लिए लोकतंत्र को अपनाया जाता है, लोगों का शासन, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। बताया जाता है कि अधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी, वैसे इसका नाम था इम्तियाज महल, क्या नाम था? ये क्वेश्चन बना हुआ यूपीएससी का। लाल कुंवरी या लाल कुंवर नामक वैश्या किसके समय में बहुत प्रभावशाली थी? करोड़ करोड़ रुपए दिए जाते थे इनको, क्या वस्त्र आभूषण सहित, और करोड़ों रुपए दिए जाते थे किसको? लाल कुंवरी को। इम्तियाज महल का काफी प्रभाव था किसके समय में? तो जनता की जो गाड़ी कमाई थी ना, जो टैक्स वसूल होता था, वो इन वैश्याओं पर लुटाया गया। किसके समय में? जहांदार शाह के समय में। वजीर जुल्फिकार खान ने अपने एक चटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। वजीर भी अपना काम नहीं कर रहा था, उसने भी अपने नीचे एक सबॉर्डिनेट रखा हुआ था। नहीं होता जैसे कि आप टीचर बने, आपने कहा यार मेरी जगह तू पढ़ा, मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, खुद 1,00,000 रुपए क्या किया? होता है ना ऐसा। ठीक है, वजीर ने भी सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखे थे। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से जुल्फिकार खान ने जागीरों और ओहदों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाई। जुल्फिकार खान द्वारा इजारा, इजारा बोलते हैं भूमि को ठेके पर देना, और जब आप भूमि को ठेके पे देते हैं तो बोलियां बोली जाती हैं। तो जो सबसे ऊंची बोली बोलता है उसको इजारे, उसको ठेका दिया जाता है कि भाई अब ठीक है ये जमीन तुम्हारी, अब तुमने इतना टैक्स क्या करना है, देना है। अब ऊंची बोली बोलेगा यार तो क्या करेगा? किससे लेगा? किसानों से। तो किसानों का शोषण होगा। तो जुल्फिकार खान द्वारा इजारे और भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण उत्तरोत्तर मुगल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों की वृद्धि हुई। क्या हुई? अन्नदाताओं का हमेशा शोषण हुआ है। क्या हुआ है? जिन्होंने आपको अन्न दिया है उनका हमेशा शोषण हुआ है। चलो, लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखना, जिस प्रकार से कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, आपका एक खेत में जो अपना उगाया हुआ, बिना फर्टिलाइजर के उगाया हुआ फल फूल और क्या तरकारी सब्जी की जो कीमत होगी ना आने वाले समय में, वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए अपने गांव की जमीन मत बेचना। क्या मत करना? अभी भले ही नहीं कर रहे। चलो, जहांदार शाह ने आमेर के राजा संवई जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया। ये पता है आपको? संवई राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, ये बड़े वो थे। इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनाई। कभी दिल्ली में जाओगे, जंतर मंतर देखा है आपने? है जिसमें सूर्य घड़ी है सब, ये इन्होंने ही बनवाया था। किन्होंने? जयसिंह, संवई राजा जयसिंह ने। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कहां कहां पर है इनकी वेधशालाएं? तो एक तो भैया दिल्ली में, सब जानते हैं जंतर मंतर। और कहां है? उज्जैन में है। और कहां है? जयपुर में है। और कहां है? वाराणसी में है। और भी है कहीं? तो 4 जगह नाम याद रखने हैं आपने। यूपीएससी का क्वेश्चन है। नंबर 1 जंतर मंतर दिल्ली, नंबर 1। नंबर 2 जयपुर, राजस्थान के थे तो भाई जयपुर में बनाना ही था। नंबर 3 उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल, है ना, वहां पर भी आपको सूर्य घड़ी वगैरह तो कुछ दिख जाएगी ऑब्जर्वेटरी। नंबर 4 वाराणसी, वरुणा और रसी के बीच में, जिसको काशी बोला जाता है। काशे नामक वस्त्र बनता था यहाँ पर, इसलिए इसका नाम क्या है? काशी है। वरुणा और रसी के बीच में थी, इसलिए क्या बोलते हैं? वाराणसी। ठीक है, मथुरा में भी है भाई, चेक करो। 5 जगह है, 5 जगह मथुरा। हाँ, कृष्ण, भगवान कृष्ण की मथुरा को भूल गए? 5 जगह पर है। अब 5 जगह कौन कौन सी याद करनी है आपने? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। ठीक है,
अब इसके बाद वही जहांदार शाह के समय में मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर मिला कि वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी करेंगे। ठीक है, ऐसा चाहिए ना, वसूली कोई भी करे, ठीक है, मुगल अधिकारी करेंगे। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को 3000 का मनसब और अनूप सिंह का खिताब दिया गया। किसके समय में? जहांदार शाह ने राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकंड को 3000 का मनसब दिया और अनूप सिंह का खिताब दिया। ये छत्रपति शिवाजी नहीं है, ये वंशज है, आगे चलकर राजा राम के वंशज है, शिवाजी सेकंड बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है जी। अजीमुस शान के पुत्र फर्रुख शेर ने हिंदुस्तानी अमीर कौन सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ करवाकर हत्या करवा दी। किसने? किसने? फर्रुख शेर ने भाई। फर्रुख शेर कौन? हाँ, घृणित कायर। उसने किसका सहयोग लिया? नृप निर्माताओं का सहयोग लिया, जिसका नाम है अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, उसके सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अपदस्थ किया, उसकी हत्या करवाई और 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की हत्या करके क्या खुद गद्दी पर बैठा फर्रुख शेर 1713 से 1719। इसने भी हत्या करवा दी। कितने साल बैठा? 7 साल बैठा। ठीक है, घृणित कायर। जनता इसको क्या कहती थी? फर्रुख शेर, घृणित कायर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने मिनट हो गए भाई? काफी है इतना? अगले वीडियो में बताऊंगा।